नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कल आप कहाँ रहोगे। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। साथियों, आज थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, मेरा 2-3 दिन से स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए गला ख़राब है। तो अब चर्चा कर लेते हैं आज के शेयर बाज़ार में हुआ क्या या क्या होने वाला है। तो बात करते हैं, थोड़ा एक आंकड़ा आया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आंकड़ा, वो बेहद डराने वाला है। उससे पहले थोड़ा सा निफ्टी पर नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी तुम्हारा 40 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, तो ठीक है। बैंक निफ्टी तुम्हारा 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, वो भी ठीक ठाक है। सेंसेक्स तुम्हारा 75 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, ये सही है। अगर हमारा बच्चा स्कूल रोज़ जा रहा है और वो फेल नहीं हो रहा, पास नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, कम से कम स्कूल तो वो जा रहा है। तो अभी तक हमने 22,800 का जो मेजर सपोर्ट लेवल है उसको बचा के रखा है। जब तक निफ्टी में 22,800 का लेवल बचा है, जब तक ये समझ लो टेंशन नहीं है इतनी का, ज़्यादा पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। क्यों नहीं है? और शायद निफ्टी भी मन बना के बैठा है कि मैं ऊपर 23,000 और नीचे 22,800, इसके बीच में ही घूमूंगा। क्यों? देखो साथियों, 22,800 पे 22,800 की जो पुट के ऊपर है 67 लाख शेयर हैं जो पुट राइडर बैठे हैं, और जो 23,000 की कॉल पे बैठे हैं 71 लाख। तो ये समझ लो कि 22,800 और 23,000, इन दोनों के बीच में ही निफ्टी घूमने वाला है। अगर निफ्टी 23,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो समझ लो कि फ्रेश तुम्हें फिर से कहीं ना कहीं रिकवरी देखने के लिए मिलेगी। 22,800 अगर तोड़ता है तो कहीं ना कहीं वीकनेस देखने के लिए मिलेगी, और 22,600 तक का जो नीचे का सपोर्ट जोन है उसे कहीं ना कहीं टच करेगा। अब बात कर लेते हैं आज का जो आंकड़ा आया है। आज का आंकड़ा साथियों बेहद डराने वाला है। डराने वाला आंकड़ा क्यों आया? पहला, जो हमारा पीछे का जो आंकड़ा है ना, उससे बढ़ के आया इनपुट का आंकड़ा। अब इसको आप ऐसा समझो, भारत ने पिछले उसमें जो इंपोर्ट किए थे वे किए थे 5300 करोड़ रुपये के, और जो अभी पिछले महीने का आंकड़ा आया उसमें किए भारत ने 5,950 करोड़ के इंपोर्ट। तो एक्चुअल में मैं आपसे बोल रहा था कि जब भी हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं और इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, उस कंडीशन में रुपया कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हमें डॉलर ख़रीदना पड़ता है। जब हमारे इंपोर्ट कम हो जाते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, कि दूसरे देश को सामान ज़्यादा बेचने लग जाएं और वो दूसरे देशों से सामान कम मंगाने लग जाएं, तो उस कंडीशन में जो हमारे रुपया है ना वो मजबूत हो जाता है। तो साथियों, हमारे जो डराने वाली बात है वो है कि हमारा 2,300 बिलियन डॉलर का जो फॉरेन रिजर्व है ना वो कम हो गया है। अब आप ये समझो 2,300 कैसे कम हो गया? ये हो गया ट्रेड डेफिसिट, मतलब व्यापारिक घाटा। व्यापारिक घाटा ऑल ओवर, क्योंकि तो ट्रेड पूरा डॉलर में होता है, इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो यूएस करेंसी है ना, जो डॉलर है, वो इसीलिए मजबूत है। ऐसा नहीं है कि वो यूएस डॉलर ही पूरी वर्ल्ड में राज कर रहा है तो यूएस डॉलर सबसे मजबूत करेंसी है, ऐसा नहीं है साथियों। जो सब अभी मैं थोड़ा सा आउट द वे जा रहा हूँ वो बताऊँगा आगे चल के। अगर पूरी विश्व की मजबूत करेंसियों में बात की जाए ना, तो जो कुवैती दिनार है, कुवैती दिनार को अगर आप भारत में कन्वर्ट करोगे तो एक कुवैती दिनार इज इक्वल टू भारत के 270 रुपये के बराबर है। एक दिनार अगर आपके पास में कुवैत की है तो भारत में 270 रुपये के बराबर है। अगर उन्होंने 1,000 रुपये आपको दे दिए, 1,000 दिनार दे दी कुवैत वालों ने, तो भारत में आके वो 2,70,000 रुपये हो जाएंगे। मैं आऊँगा थोड़ा सा उस विषय भी। दूसरी बहरीन दिनार है, उससे मजबूत है। बहरीन की जो दिनार है वो भारत में 220 रुपये के बराबर है। बहरीन के 1,000 रुपये भारत में 2,20,000 रुपये के बराबर है। तीसरी आपकी ओमान रियाल है। ओमान की 1 रुपये मतलब 1,000 रुपये वो भारत में आकर 2,13,000 रुपये हो जाते हैं। फिर आपका जॉर्डन है, जॉर्डन की जो दिनार है वो जॉर्डन की 1,000 दिनार भारत में आके 1,18,000 रुपये हो जाते हैं वो। 5वें नंबर पे तुम्हारा पाउंड आता है। पाउंड मतलब 1,000 पाउंड इज इक्वल टू 1,06,000 रुपये, मतलब 106 रुपये का एक पाउंड चल रहा है। 6ठे नंबर पे आता है तुम्हारा डॉलर। $1 इज इक्वल टू 87 रुपये, मतलब 1,000 डॉलर इज इक्वल टू 87,000 रुपये। अब बात आपके दिमाग में ये आएगी कि यार आपने तो ये ऐसी करेंसी गिनवा दी कि अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि डॉलर तो कोई कमज़ोर मजबूत है ही नहीं, डॉलर तो कहीं भी नहीं लग रहा है इनके आगे। एक्चुअल में क्या साथियों, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो ऑल ओवर विश्व है, जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में जो राज करता है वो डॉलर है। ये जो मैंने आपको दिनार बताई है ना, कुवैती दिनार है, बहरीन दिनार है, ओमानी दिनार है, और तुम्हारा जॉर्डन की दिनार है, पाउंड है,
इनमें जो ऑल ओवर जो देश है ना, वे ग्लोबली ट्रांजेक्शन नहीं करते, क्योंकि ये देश अब एक दूसरे से इतना लेन देन नहीं करते। और डॉलर को अगर 295 देश हैं, पूरे के पूरे देश मान्यता देते हैं, और आप डॉलर में जहाँ चाहे वहाँ व्यापार कर सकते हो। लेकिन अब सपोज करो भारत के पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं, अगर पाकिस्तान वालों ने मना कर दिया मैं भारत की करेंसी लूँगा ही नहीं, तो अमेरिका का जो स्वामित्व है ना वो ऑल ओवर विश्व पे है, इसलिए अमेरिका की करेंसी को कोई देश मना ही नहीं करता, हर देश एक्सेप्ट कर लेता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो डॉलर है ना वो मजबूत है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति डॉलर में व्यापार करता है। ये जो मैंने आपको मजबूत करेंसी बताई है, ये उनकी देश की सीमाओं तक ही है, उनके ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतने रहते नहीं है, अपना काम वो कर लेते हैं, इसलिए वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। सपोज करो आप कुवैत है ना, या तुम्हारा जो भी जितनी मैंने ओमान वगैरह जॉर्डन वगैरह बताई, ये दूसरे देशों को तेल एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कुछ खाने की वस्तु करते हैं, इसीलिए इनके एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, इंपोर्ट कम है, इसलिए रुपया इनका मजबूत है। जिन देशों की एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, उनकी बहुत बुरी स्थिति है। ऐसा नहीं कि तुम सोचने लगो कि यार भारत का रुपया ही बिल्कुल ख़राब है, भारत का रुपया ख़राब नहीं है, भारत से ख़राब भी है। अब थोड़ा सा एक अंदर ऐसी फीलिंग आए कि आई एम सुपरमैन वाली, उसके लिए मैं आपको 2-3 रुपये बता देता हूँ कि भारत का 1 रुपया वियतनाम में जो डोंग चलता है वहाँ पे 285 रुपये के बराबर है। अगर आप 1000 रुपये लेकर जा रहे हो वियतनाम, तो वियतनाम में जाकर वे 2,85,000 रुपये आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी करेंसी हमसे कमज़ोर है। दूसरा ईरान है, भारत का 1 रुपया ईरान में 500 रुपये के बराबर है। अगर आप 1000 रुपये लेकर ईरान गए हो, ईरान के पास में तेल वगैरह सब भंडार है, लेकिन उसके बाद में भी उसके पास में सैंक्शन इतने लगा रखे हैं अमेरिका ने कि उसकी करेंसी इतनी कमज़ोर है कि वो इनको एक्सपोर्ट करता ही नहीं, किसी को इंपोर्ट ज़्यादा करता है। तीसरा, अगर आपके पास में 1000 रुपये ना भारत के, तो वो ईरान में जाके 5 लाख रुपये हो जाएंगे। आएगी नहीं आई एम सुपरमैन वाली फीलिंग। दूसरा लाओस है, लाओस की अगर भारत का 1 रुपया लाओस में 260 रुपये के बराबर है। अगर आप 1000 रुपये लेकर लाओस चले जाओ तो लाओस में जाकर 2,60,000 रुपये हो जाएंगे। तो आई नहीं आई फीलिंग आई एम सुपरमैन वाली। ऐसा नहीं है कि आपके रुपया कम बिल्कुल ख़त्म हो गया यार, 87 पे चला गया, कैसे होगा। पाकिस्तान के 210 शायद 100 कुछ पे, तो पाकिस्तान भी चल रहा है 200 कुछ पे, तो पाकिस्तान की तो बात नहीं करते। वो तो देखो उस व्यक्ति से क्या बात करनी यार, जो आदमी मतलब अपने लायक नहीं कमा पा रहा, उससे क्या बात करनी, उससे बात नहीं करता। मैं तो थोड़ा सा ऐसे देशों का नाम लिया जहाँ आप घूमने जा सकते हो। जनरली जब आपके देश का रुपया कमज़ोर होता है, उस कंडीशन में आपके जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो ज़्यादा उभर के आती हैं। अब जैसा भारत का रुपया कमज़ोर हुआ है, तो रुपये कमज़ोर होने के 2-3 फ़ायदे भी हैं, खाली नुकसान ही नहीं है कि यार अब तो शेयर बाज़ार गिर रहा है बहुत ख़राब है, नहीं। शेयर बाज़ार में भी अगर रुपया कमज़ोर हो रहा है ना, तो पहला तो जो लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए कहीं और जाना चाह रहे थे, वो सोचेंगे यार अपन $1000 लगेंगे, 87,000 रुपये लगेंगे, अपन चलते भारत और 87,000 में मस्त घूमेंगे। पहला जो आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वे बढ़ जाएंगे, उन पर कहीं ना कहीं धमाधम पैसा आने लगेगा। रुपया कमज़ोर होने से जो आईटी है, इंफॉर्मेशन जो आईटी कंपनियां हैं जो दूसरे देशों में काम करती हैं, उनका पास में पैसा आएगा धमाधम। फार्मास्यूटिकल है, वहाँ पे पैसा आएगा धमाधम, क्योंकि भारत ना उन देशों को मतलब एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल जैसी चीज़ें। पर्यटक जो है ना, वहाँ पे पैसा आएगा। इन इंडस्ट्रियों को, होटल इंडस्ट्री है, जब कोई बाहर से आएगा फॉरेन, तो वो रहेगा तो होटल में ही ना, वो कहीं घर से तंबू तो लेके आएगा नहीं कि यार मैं कहीं भी सो जाऊँगा। और भारत जैसे देश में तो वो तो उससे बढ़िया होटलों में ही रुकेगा। तो जब भी भारत का रुपया कमज़ोर होता है, तो जो होटल वगैरह हैं या तुम्हारा पर्यटक स्थल है, ऐसी जगहों पे आपको अधिक भीड़ देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि रुपया कमज़ोर है। आप देखो, जैसे जनरली मैं हूँ या आप या कोई भी व्यक्ति, हम लोग जब हमारे पास में सपोज करो 1-2 लाख 3 लाख रुपए एडिशनल पैसा है, तो कहाँ घूमने जाते हैं भाई? कभी तुमने देखा कि मैं अमेरिका, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ घूमने के लिए, 10 दिन के लिए छुट्टी बिता पाऊँगा? कभी ले जाओगे? साला 1 लाख जाने का 1 लाख आने का, लगभग 2.5 लाख का तो तुम्हारा किराया हो गया। तो खाओगे क्या? मैं फिर वहाँ रहोगे कैसे? हम कहाँ जाते हैं? जर्नली हमसे मतलब है कि जर्नली जो व्यक्ति घूमने के लिए ट्रिप प्लान करता है, तो लाओस करेगा, वियतनाम करेगा। क्यों करेगा? यहाँ की करेंसी कमज़ोर है ना भाई। आपने सपोज करो 10,000 रुपये खर्च किए, वहाँ पे आगे आपके अंदर जो फीलिंग आई आई एम सुपरमैन वाली 12 लाख,
भाई यार, जो तुम्हारा वियतनामी जो डोंग है ना, वो 285 रुपये का एक है, और तुमने 10,000, मतलब 28 रुपये। तुम आई एम सुपरमैन वाली फीलिंग आ गई, तुमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं ऐसी वाली फीलिंग आ गई। तो वियतनाम जाता है, लाओस जाता है, इन सब से क्या करेंसी उनकी कमज़ोर है। हम लोग वहाँ 1 रुपया देंगे, उनके में 285 रुपये हो गए, तो हम वहाँ बढ़िया से, मतलब अगर 10 रुपये दिए हमने तो 2850 हो गए उनके यहाँ। तो 2850 में एक नंबर होटल आ जाएगा, हम में लगेगा 10 रुपये, मात्र 10 रुपये। मान लो हमारे एक दिन, मतलब 10 दिन वहाँ घूमने में हमारे 1,000 रुपये खर्च हुए, लेकिन वो उनकी करेंसी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2,85,000 रुपये हो गए। तो इसलिए ऐसा होता है। अब बात करें कि भारत के रुपया कमज़ोर हो क्यों रहा है, वो मैंने एक विषय में पहले चर्चा कर ली, पर थोड़ा सा एक बार और बात डाल लूँ कि भारत में जो खपत होती है ना साथियों, दाल दलहन, उसका 25% भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। मतलब हम अपनी ज़रूरतें की जो खाने की वस्तु है ना, दाल दलहन, चाहे वो चना दाल हो, तुअर दाल हो, मूंग की दाल हो, मसूर की दाल हो, दालें जो है ना हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं 25% के आसपास। तो क्या आपको नहीं लगता कि इंपोर्ट कम रहेगा या बढ़ेगा? इंपोर्ट बढ़ेगा, जो हमें सामने देखने के लिए मिला। अभी जो गवर्नमेंट ने बजट में हमें दलहन के लिए अलग से कुछ पैसा निकाल के दिया ना, या दलहन के लिए प्रोत्साहन दिया कि आप दालें बो, उसका क्यों दिया? क्योंकि साथियों दाल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दाल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रुपये के ऊपर दबाव आ रहा है। हम तुमने इस बात को नोटिस किया कि एक समय हुआ करता था कि भारत के अंदर चना दाल ये सब भी ज़्यादा बोते थे, उस समय रुपया कितना मजबूत था। और भी की फैक्टर होते हैं, ऐसा नहीं खाली यही। भारत 16 लाख करोड़ रुपये का पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। तो वो हम जो हम पेट्रोल डीजल गाड़ी में चलाते हैं, या जो हवाई जहाज में फ्यूल लगता है, वो कितने का? 16 लाख करोड़ का। सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम से आता है। दूसरे नंबर पे आता है सोना। सोना 3 लाख करोड़ रुपये का हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे मोबाइल लैपटॉप, ये 4 लाख करोड़ रुपया का तुम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी हम किसी दूसरे देश से कोई सामान इंपोर्ट करते हैं, चाहे हम चाइना से करें, चाहे अमेरिका से करें, चाहे हम कुवैत से करें, चाहे कहीं से करें, तो हमें वो डॉलर ख़रीदना पड़ता है, और डॉलर ख़रीदते हैं तो हमारी करेंसी कमज़ोर होती है। ठीक है, अब इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि भाई दालों के जो उत्पादन है ना, उस पर बढ़ावा दिया जाए। जैसा भी सरकार ने बजट में कहा ना कि आप दालों को थोड़ा सा बढ़ावा दो। क्यों दो? कि भाई दालें बोएंगे तो हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कंजप्शन है वो तो बढ़ता जा रहा है। भाई ऐसा भारत के अंदर अगर थोड़ा कोई दूसरे नॉनवेज वगैरह व्यक्ति है तो अलग बात है, नहीं भारत में मतलब ऐसा कोई घर नहीं होगा जो दाल ये बोलता है कि दाल तो मैंने खानी बंद कर रखी है। डॉक्टर भी दाल का ही पानी बताते हैं। और दाल की क्या, किसी भी चीज़ की जब डिमांड अधिक हो और सप्लाई ना हो तो वो महंगी हो जाती है। दालें हमारे यहाँ महंगी क्यों हैं? कभी गेहूँ महंगा हुआ? कभी चावल महंगा हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका अपने यहाँ जितनी कंजप्शन है उससे अधिक में हम उपज कर ले रहे हैं, इसलिए वो होता नहीं। दालें महंगी क्यों हो जाती हैं? भाई अगर हमारा जो चावल है या गेहूँ है, अगर ये 130, 140, 150 पे पहुँच गया, तो आपको समझ रहे हैं महंगाई कितनी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आयात हम कर नहीं पाते, इंपोर्ट और ज़्यादा करते हैं, इसलिए उन्हें नुकसान का हर्जाना भरना पड़ता है। अब बात करें कि जो 2300 बिलियन डॉलर, मतलब 2300 बिलियन डॉलर का जो दबाव हमें जो ट्रेड डेफिसिट देखने के लिए मिला है, उसका फ़र्क कहाँ पड़ेगा? तो साथियों, इसका फ़र्क सीधा सीधा पड़ेगा हमारे रुपये पे। अभी रुपया 87 रुपये, 86 रुपये, 96 पैसे, मतलब 87 रुपये पे स्थिर बना हुआ है। और ये मान लो स्थिरता बनी नहीं रहेगी, इस पर दबाव और देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो खबर आई है ना, इस खबर का 1-2 दिन में इन्फेक्ट आएगा। ये मतलब अच्छी खबर नहीं है। आप समझो, हम जो आयात दूसरे देशों से जो इंपोर्ट करते थे वो करते थे 5300 करोड़ का, लेकिन इस बार जो आंकड़ा आया वो आया लगभग 6000 करोड़ का। तो मतलब 7%, मतलब 700 करोड़ एक्स्ट्रा आया। उसके अगेंस्ट में हमने एक्सपोर्ट कितने का करा? तो ये भी तो जानना होगा साथियों। भाई अगर हमने इंपोर्ट 5300 से बढ़ा के कर लिया 5950 का, मतलब 6000 करोड़ का, मतलब 10% की वृद्धि देखने के लिए मिली है हमारे इंपोर्ट में। हमने ऐसा समझो, तुमसे 10 रुपये का सामान खरीदा या 1 लाख का सामान खरीदा, लेकिन अब हम इस महीने खरीदे 1,10,000 का, तो 10% की वृद्धि होगी। लेकिन उसके उल्टा हमने जो तुम्हें बेचा है माल, पिछली बार बेचा था 3800 करोड़ का,
3,800 करोड़ का। इस बार बेचा है 3,650 करोड़ का। तो हमारे आपको एक्सपोर्ट करने में 2% की नेगेटिव देखने के लिए मिली है, मतलब वृद्धि नहीं देखने की मिली, कमी देखने के लिए मिली। तो इससे एक बात तो क्लियर है भाई, अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है हमारा और इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो इसकी एक बात तो कम है कि डिमांड बाहर भी नहीं है। भाई डिमांड बाहर नहीं है इसलिए तो हमारा एक्सपोर्ट नहीं हुआ। भाई कम से कम जितना हमने पिछली बार किया था उतना तो रहे, उतना भी नहीं मैनेज कर पाए, उसमें भी 2% की कमी देखने के लिए मिली है। तो ये नेगेटिव फैक्ट है, इसको पॉजिटिव मत मानो आप, इसका रुपये पर दबाव मिलेगा साथियों देखने के लिए। अब हम एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे, उतना इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे, तो वो पैसा कहाँ से जाएगा। सपोज करो हमने 6,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा दूसरे देश से और अपने कितने का बेचा, 3,600 करोड़ का। अब 6,000 का खरीदा, 3,600 का बेचा, तो बाकी के जो 2,300 करोड़ रुपया है ना, 2,300 बिलियन डॉलर, वे जाएंगे हमारे फॉरेन रिजर्व से निकल के। फॉरेन रिजर्व से जाएंगे तो उतने पैसा हमें डॉलर के फॉर्म में देना है ना, तो वो हमारा फिजिकल डेफिसिट माना जाएगा, जो जिसे हम बोलते हैं व्यापारिक घाटा। अब उससे फॉरेन रिजर्व कम होगा, फॉरेन रिजर्व कम होने से हमारे रुपये पर और दबाव आएगा, मतलब रुपया और कमज़ोर होगा। अब इसको सरकार आसानी की नज़र में नहीं है, लेकिन ये खबर थोड़ी सी नेगेटिव है। अब बात कर लेते हैं कि अल्टीमेटली बाज़ार का आगे मूड माहौल क्या रहेगा। तो डिफ़ाइन होगा कि एफआईआई वगैरह क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी की स्थिति जो है ना, अभी की स्थिति में आप स्थिरता बनाए रखो तो भी ठीक है। एक अच्छी बात ये हो गई है कि साथियों आज से जो आंकड़े आ रहे थे ना, जो रिजल्ट सेशन था वो हो गया बंद, मतलब आज के अगले जो जनवरी के क्वार्टरली नतीजे थे वो अब नहीं आएंगे, अब वो क्लोज हो गए। इक्का दुक्का आएगा वो अलग बात है, बाकी उससे क्या है कि ऑल ओवर एक ख़राब खबर नहीं आएगी। लेकिन जो रेट कट हुआ है, ये रेट कट जैसे हुए, इसका 1-2 महीने में इम्प्लीमेंट रहेगा तो कहीं ना कहीं जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो एफआईआई फिर लौटेंगे। भाई अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे एफआईआई, आप समझो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी जो फिर से मांग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं एफआईआई फिर आएंगे। तो 145 करोड़ की जनसंख्या का देश है, कंजप्शन तो बढ़ेगा ही ना, कोई कपड़े खरीदेगा, जूते खरीदेगा, बाइक खरीदेगा, तो वो सब तो बढ़ना ही है, फैक्ट्रियाँ चलनी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब बंद हो गया, थोड़ा सा स्लो आया है, उतना नहीं है जितना पहले था। अब डॉलर इंडेक्स कैसे कमज़ोर होगा, अब ये पॉइंट आता है। डॉलर इंडेक्स कब कमज़ोर होगा, अगर रेट कट आ जाता है अमेरिका में, अमेरिका के अंदर अस्थिरता बन जाती है, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो कमज़ोर हो जाती है, तो वो डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है। जो अभी भारत को देखने के लिए मिल रहा है ना कि भाई पिछली बार जो हमारा अक्टूबर का 2023 का जीडीपी का आंकड़ा था वो 8 के आसपास था, फिर आया 7.5 का, फिर आया 6 का। तो भारत के अंदर जो इकोनॉमी है ना उसमें स्लो डाउन दिख रहा है, तो इसलिए भारत का रुपया कमज़ोर हो रहा है। अब अगर भारत की जो जीडीपी है वो बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं रुपया मजबूत हो जाएगा। सेम कंडीशन अगर अमेरिका में जब भी रेट कट होता है साथियों, जब भी रेपो रेट कम करता है ना आरबीआई या कोई भी बैंक, आप किसी भी देश का बैंक पकड़ लो, जब भी वो रेपो रेट में बदलाव करता है तो उस देश की जो करेंसी है वो कमज़ोर होती है। कमज़ोर होना हमेशा नुकसानदायी नहीं है कि यार करेंसी कमज़ोर हो गया तो सब बर्बाद हो गया। केवल जिस देश को एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है, उसके लिए फ़ायदा है। जिस देश के इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है तो उसकी करेंसी कमज़ोर तो उसकी कमर तोड़ देती है। अभी जो हमारे लिए देखने के लिए मिला ना कि भाई हमारा 5300 करोड़ का पहले था इंपोर्ट, अब हो गया वो 6,000 करोड़ का, तो इंपोर्ट कितना बढ़ गया हमारा 10% से, और एक्सपोर्ट हमने कितने का किया, 2% की कमी आई है हमारे। तो एक्सपोर्ट हमारे कम हो गया, इंपोर्ट बढ़ गया, रुपये में दबाव आ गया। अल्टीमेटली आप जब दूसरे देश से पैसा कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीदते हो तो रुपया फॉर्म में थोड़ी देते हो, आपके भारत की सीमा के बाहर रुपये को जानता ही नहीं है कौन रुपया। अब जो सभी देश जिसे अपनाते हो करेंसी, वो देश रुपया वो मानते हैं डॉलर, बोलते हैं डॉलर दो। अब डॉलर की आप दोगे, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो उसका जो है डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, आपके रुपये की करेंसी कमज़ोर होगी। मोदी जी जो बार बार बोलते हैं ना मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में बने हुए पदार्थ यूज करो, भारत में बने हुए, क्यों बोलते हो, इसलिए बोलते हैं। साथियों आज के लिए इतना ही। अल्टीमेटली हमारा बाजार अभी तो स्थिर है, ना ज़्यादा नीचे है ना ऊपर है। 23,000 को थोड़े ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो समझ लो थोड़ी सी रात भरी खबर है, 22,800 को नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो थोड़ी नेगेटिव खबर है। लेकिन अभी हमारा बच्चा ना फेल है ना पास है, इसलिए ठीक है, स्कूल वो जा रहा है, हम गिरे नहीं है, इतना अच्छी बात है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। पढ़ते रहें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।